Good morning, dear students. Today's lecture is on introduction to biotechnology with reference to pharmaceutical sciences. Means we have to discuss what contributions biotechnology has made to pharmaceutical sciences, or vice versa. We can say what pharmaceutical sciences has got the benefits from biotechnology. Now coming to the this term biotechnology, it can be broken into three terms: bio plus techno plus logy. Bio is a indicator of a living thing, living organism like virus, bacteria, fungi. Or techno means some technology, some innovation, some idea when applied to biological organism. दिस साइंस इज टर्म्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। और जब आपने फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है, तब आपने इन्हीं तीनों टर्म्स को, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मिल रहा है या मेडिसिनल वैल्यू का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो आप डिफाइन करेंगे कि ये फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है। द यूज ऑफ लिविंग सेल्स एंड बैक्टीरिया, दैट इज माइक्रोब्स, in industrial and scientific processes. This is since long time human beings are using these living cells. Biotechnology is a broad area of biology involving the use of living systems and organisms to develop or make product. तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी को ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये बहुत विस्तृत एक एरिया है बायोलॉजी का, जिसके अंदर लिविंग सिस्टम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनको यूज़ करके हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें तो सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, लेकिन इसी को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, तो जहां आपने लिखा ना मेक प्रोडक्ट, तो मेक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स ऑफ दिस थेराप्यूटिक वैल्यू लिख दो आप, तो आपकी डेफिनेशन इस तरीके से हो जाएगी। नाउ सिंपल डेफिनेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी की? बायोटेक्नोलॉजी हार्नेस माने दोहन करना, किसी चीज़ का दोहन। जैसे प्रकृति से कोई चीज़ लेते हैं अपन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी हम दोहन कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ का टेक्नोलॉजी की सहायता से उनसे नए नए जो रिएक्शंस करवा रहे हैं, नए नए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको दोहन कहते हैं, हार्नेस कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी हार्नेसेस सेलुलर एंड बायोमोलिकुलर प्रोसेसेस, जो सेल के लेवल के हैं या मोलिकुलर लेवल के प्रोसेसेस हैं, जो रिएक्शंस हैं, टू डेवलप टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये किसमें? टेक्नोलॉजी को विकसित करने में हम यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट का विकास करने के लिए। दैट हेल्प इन इम्प्रूविंग अवर लाइव्स एंड हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द प्लेनेट। ये जो धरती है, इसके जो लोग हैं, जो मैनकाइंड है, ठीक है, उसकी हेल्प के लिए, उसके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, हम इस बायोटेक्नोलॉजी का जो है यूज़ कर रहे हैं। अब इसी को मान लो आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहो कि हमने डेफिनेशन बनानी है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, तो आप क्या कहोगे? फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हार्नेसेस सेलुलर एंड बायोमोलिकुलर प्रोसेसेस टू डेवलप टेक्नोलॉजीज एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, या और लिखते थे और थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, दैट हेल्प इन इम्प्रूव आवर लाइव्स एंड हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द this earth. Now coming to the next, biotechnology is the branch of applied इसकी ना 15-20 डेफिनेशन है, मतलब आपको कोई भी डेफिनेशन है लगभग घूम घाम के वहीं आ जाती है। तो इसलिए आपने जो कंसंट्रेट करना है वो सेंट्रल आइडिया पे कंसंट्रेट करो भी हाँ, इस तरीके से भी रटना नहीं है, इसको समझना है कि वो पिछले पैरा में क्या था, इसमें क्या अंतर है। सो बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस दैट यूटिलाइजेज माने यूज करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। देखिए कोई प्रोडक्ट बन गया
या कोई प्रोसेस डेवलप हो गया जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ अगर कोई आपसे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कहे तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। जो जहाँ प्रोडक्ट लिखा है वहाँ लिख दोगे आप टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस। तो आपकी इसलिए ये ध्यान रखना है आपने कि आप कौन बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं। नाउ बायोटेक्नोलॉजी comprise this pharmaceutical companies derive their products from extraction or manipulation of living organisms। जो बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज है डिराइव करती है, मतलब ड्राइव माने प्राप्त करना, देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन और मैनिपुलेशन। एक्सट्रैक्शन तो आप जानते हो कि एक्सट्रैक्ट कर लेना, किसी प्रोसेस से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट हो गई या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद लेकर हमने कोई प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। और मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैनिपुलेशन क्या होता है, जोड़ तोड़ होता है, ठीक है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक ऐसा जीन था, अगर हम उसको लैब में लेकर आते हैं तो वो बीमारी काज करता है, तो हमने उसके उस जीन को न्यूट्रल कर दिया, सपोज उसको निकाल दिया वहां से, ठीक है। तो अब उसकी वायरुलेंस खत्म कर दिया आपने, जो डिजीज फैलाने की क्षमता है। लेकिन उसकी जो दूसरी क्वालिटी जो है, जो मल्टीप्लिकेशन की क्वालिटी हो सकती है या एक पर्टिकुलर किसी प्रोसेस को प्रमोट करने की पॉलिसी हो सकती है उसके जीनोम के अंदर, उसको आपने अडॉप्ट कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ करना, ठीक है। सो बायोटेक कंपनीज डिराइव देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन और मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कंप्राइज एंड एन इम्पोर्टेंट आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर बन जाता है इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। तो देखिए इस तरीके से जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंपनीज हैं वो दुनिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा जो शेयर है, ठीक है, वो होल्ड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ द दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी बैक्टीरिया को यूज करना या वायरस को यूज करना। तो कमिंग टू द नेक्स्ट इज द मोस्ट जो कॉमन आंसर लोग देते हैं इसका कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड मेडिसिन। ये मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है जो ज़्यादातर इसकी बता देते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी है। द बायोटेक्नोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर used to make useful chemicals and products or to perform the industrial task। इंडस्ट्रियल टास्क का मतलब कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जिसके अंदर इन लिविंग सेल्स का या किसी प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके बहुत से केमिकल्स और प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। और अगर इसको फार्मास्यूटिकल सेक्टर तक आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। यूजफुल केमिकल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस एंड प्रोडक्ट्स यूज्ड इन द मेडिसिन और टू परफॉर्म फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल टास्क। तो आप उसको फार्मेसी पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, अभी तक आप बायोटेक्नोलॉजी का डिफाइन कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था कैसे हम उसको फार्मास्यूटिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। शब्दों का हेर फेर है उसके अंदर थोड़ा। तो इसी प्रकार देखिए फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Biotechnology is mainly used in agriculture, food science and medicine. In biotechnology, living organisms are used to make useful chemicals and products or to perform an industrial task। तो ये अपन ने जो था मोस्ट कॉमन जो आंसर रहता है वो देखा। अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की, उस पर आइए। इट इज ए न्यू एंड ग्रोइंग फील्ड इन विच द प्रिंसिपल जो होता है सिद्धांत और बायोटेक्नोलॉजी आर अप्लाइड टू डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग्स। ये कह रहे हैं कि यह एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, जो कि नया है, मतलब इनके हिसाब से नया ये इसलिए कह रहे हैं कि 1919 के अंदर जो आपके साइंटिस्ट हुए थे कार्ल एरके,
उन्होंने उन्होंने ये बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी जो है टर्म डिफाइन किया था। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा यंग मानते हैं कि 100 साल पुराना टर्म है जैसे, तो उसको एक नया माना जा रहा है इरा को। और ये बात सच भी है क्योंकि अभी रोजाना नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। तो दिस इज ए यंग डिसिप्लिन यू कैन से। तो फार्मास्यूटिकल एक नया फील्ड है जो ग्रो कर रहा है। ठीक है, और ये इस्तेमाल करता है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का और उनको अप्लाई करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ताकि ड्रग्स डेवलप की जा सके। ए मेजॉरिटी ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग्स इन द दिस करंट मार्केट आर बायो फॉर्मुलेशंस सच एज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उसके बाद आपका जो एंटीबायोटिक्स आ गए, देन नेक्स्ट कम्स द न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्ट्स। यहाँ मतलब जो न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स होते हैं वहाँ से डायरेक्ट डीएनए की बात हो रही है, एंड वैक्सीन्स। तो ये सारे के सारे क्या बायोफॉर्मुलेशंस हैं। बायोफॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, और यू कैन से दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द role of a living system or biological system. That's why they are known as the bioformulations. Now, how old is pharmaceutical biotechnology? ये कितनी पुरानी है? तो एक हंगेरियन इंजीनियर हुए थे कार्ल एरिक के, 1919 की बात है। इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म को कोइन किया। ठीक है, और उनका जो अर्थ था, ही मेंट प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल विद एड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनका जो इस टर्म को कोइन करने का जो अर्थ निकाला था उन्होंने, कहते भी प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, नए मटेरियल बनाना और उन सहायता लेना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो उनको ही फिर फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। देन कमिंग टू फॉर्मेशन टेक्निक्स आर वेरी ओल्ड। अपन जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके, जो दही के बारे में आप जानते हैं, ये दही कैसे जमता है, ये बायोटेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन टेक्निक है, तो बहुत पुरानी है। नो प्लस इंटेलिजेंट ऑफ माइक्रोबियल प्रोग्रेशन, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अनएरोबिक कह सकते हो, या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द एनिशिएंट इजिप्शियन थे, जो इजिप्ट मिस्र देश है, जो ये लोग वाइन बनाते थे और करीब 400 प्रकार की वाइन इनको बनानी आती थी उन दिनों में। ये हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये ऐसा बताते हैं। ठीक है, देन कमिंग टू द फर्मेंटेशन इन ब्रेड मेकिंग। ठीक है, आपका जो ब्रेड है उसके अंदर जो इजिप्शियन इसका यूज करते थे, अराउंड 3500 years back they knew about this 60 type of breads। मतलब 60-70 प्रकार के उनको ब्रेड बनाने आते थे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके। स्पेशली दिस दे हैव यूज्ड ए लॉट इन दैट। देन आफ्टर 1970 आपका नोवेल टेक्निक्स, नई नई टेक्निक आ गई, जैसे मोलिकुलर क्लोनिंग। अब क्लोनिंग का क्या अर्थ है? क्लोनिंग का अर्थ एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, उस जैसा दूसरा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म आप तैयार कर लेते हो, तो वो आप क्या कहोगे, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, या आप कहोगे ये इसकी फोटोस्टेट कॉपी है। सिंपल टर्म्स में मोलिकुलर क्लोनिंग का अर्थ है मोलिकुलर लेवल पर जाकर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर मोलिक्यूल बनाता है तो आप उसकी हजारों कॉपी कर लेते हैं और वो मोलिकुलर क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह से जो क्लोन्स तैयार होते हैं, ठीक है, वो सिंपल आम भाषा में आप कह सकते हो कि ये फोटोस्टेटिंग है। फिर नई टेक्निक आ गई 1970s के अंदर आई थी आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, डीएनए आप जानते हो बेसिस जो है न्यूक्लिक एसिड्स जो कंबाइंड होते हैं। ठीक है, इनका जो डीएनए का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, आपको जो उस डीएनए का सीक्वेंस है उसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स हो सकते हैं भाई जिससे आपको लगे कि
ये पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर हटा दिया जाए तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो खत्म किया जा सकता है। या सिंपल अर्थों में आप इसको ऐसे समझो भी आपके पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से उससे कुछ फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप कैसे फायदा उठाएंगे? उसके जीनोम के अंदर, जीनोम क्या होता है? जो सारे टोटल जीन्स होते हैं किसी स्पीसीज के, उसको जीनोम कहा जाता है। तो उसके जीनोम के अंदर जो कोई उसका नेगेटिव पॉइंट है वो किसी जीन की वजह से है, किसी डीएनए सीक्वेंस की वजह से है, हम उस सीक्वेंस को एलिमिनेट कर देंगे वहां से, ठीक है, और दोबारा से डीएनए नया तैयार कर लेंगे। तो आपने एक बार डीएनए को ब्रेक किया, फिर से उसको डीएनए बनाया, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप यूटिलाइज कीजिए, ठीक है, अपना जो प्रोडक्ट या रिएक्शन या प्रोसेस जो भी आपका है, आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाइए। तो दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो ये जो 1970s में ना मॉलिक्यूलर क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के रूप में काम आए, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द जीन्स, इन सब में इन्होंने जो है मदद की। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्मास्यूटिकल बीटी? एवरी साइंस सब्जेक्ट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बायोटेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है, फार्मास्यूटिक्स इससे जुड़ा हुआ है, फार्माकोलॉजी इससे जुड़ा हुआ है, पैथोफिजियोलॉजी इससे जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी साइंस जो कुछ लैब में जुड़ी हुई है प्रोडक्शन के टाइम में, कुछ यूटिलाइजेशन के टाइम में। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड फॉर फाउंडेशंस इनटू द बीटी। ये कहते हैं जो जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं सारी साइंसेस के, ये अप्लाई किए जाते हैं, और अंत में आप हमें ये देखने को मिलता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी की बुनियाद है इन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर मजबूत होती है। फील्ड ऑफ मेडिसिन की अगर बात करें आप, देन बायोटेक्नोलॉजी हैज ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ जीन थेरेपी आ गया, ठीक है। जीन थेरेपी मतलब जीन के ऊपर मतलब मैनिपुलेट करके किसी पर्टिकुलर सेल्स के अंदर जो जीनोम है उसमें कोई जीन्स मिसिंग है उस ऑर्गन के अंदर, तो वो जीन ने जो रेगुलेशन करना है बायोकेमिकल तो वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में अगर ये जीन थेरेपी की जाए, उस जीन को करेक्ट किया जाए, तो जब वो जीन ठीक हो जाएगा, ठीक होने के बाद में वो जो फंक्शन बायोकेमिकली नहीं कर पा रहा था वो फंक्शन करने लग जाएगा, जो रेगुलेशन वो नहीं कर पा रहा था वो रेगुलेशन करने लग जाएगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट बाहर से देना पड़ रहा था क्योंकि बॉडी नहीं बना पा रही थी एक पर्टिकुलर जीन की एब्सेंस के अंदर, अब वो समस्या खत्म हो गई है, तो इसीलिए इसको जीन थेरेपी कहा। देन सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, देन फार्माकोजिनोमिक्स। फार्माकोजिनोमिक्स क्या होते हैं कि एक व्यक्ति के टेलरिंग, ड्रग टेलरिंग कह देंगे आप, एक व्यक्ति के जीनोम के हिसाब से स्टडी करके उसके लिए जो है मेडिसिन तैयार करना। फिर जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है, ये तो अपने आप देखते हो कि जो कई बार पेरेंटिंग के लिए कोई दावा करता है तो उसका टेस्टिंग कराते हैं, ठीक है। तो ये जो है साइंस हैज great importance and it is governing our life. Now, gene therapy involves alteration माने बदलाव, और इंसर्शन मतलब किसी चीज को डालना, दो आपके पास बेस थे उसके बीच में तीसरा बेस डाल दिया आपने, वो इंसर्ट, और रिमूवल, ठीक है, 3-4 बेस थे उसमें 2 काम के नहीं थे, आपने उसको रिमूव कर दिया। तो जीन थेरेपी का यही काम है, ठीक है। क्या करती है? ये इन्वॉल्व करती है या तो जीन को अल्टर करेगी, या उसमें कोई बाहर से बेस इंसर्ट कर देगी, या उसमें से कुछ रिमूव करना है बेस को या जीन को, तो वो रिमूव कर देगी, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम द जीनोम। जीनोम मैंने आपको बताया हर जो स्पीसीज होती हैं, जैसे हमारी स्पीसीज है होमो सेपियंस, ठीक है, हमारे जो जीन है लगभग 33,000 के करीब हैं, ठीक है। तो अब ह्यूमन जीनोम का हो गया, इसका मतलब हमारे टोटल जीन्स की संख्या। तो इसलिए किसी भी जीनोम में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोम है, मान लो उसके अंदर जितने भी जीन है उनको आपने डिफाइन कर लिया, उनके फंक्शंस आपको आते हैं कि ये क्या रोल करते हैं, और उसमें से जो उनका नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और जीन थेरेपी क्या करती है? जीन थेरेपी जो डिफेक्टिव जीन होता है उसको या तो
उसके अंदर अल्ट्रेशन करती है या इंसर्शन करती है या किसी जीन का रिमूवल करती है। फिर फार्माकोजिनोमिक्स। फार्माकोजिनोमिक्स क्या है? फार्माकोजिनोमिक्स ड्रग टेलरिंग एज पर नीड ऑफ इंडिविजुअल बॉडी, ठीक है, इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन on effects of genetic inheritance of an individual to body's reaction to drugs। देखिए एक पर्सन है सपोज, उसका अगर ड्रग देते हैं उसको वो ड्रग कंफर्ट नहीं देती, मतलब उसकी बायोकेमिस्ट्री उसको अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम के आधार पर हम उस पर्सन के लिए जो चिप तैयार करेंगे उसके माध्यम से हम ये पहले ही स्टडी कर लेंगे कि इस पर्सन के लिए ये ड्रग इंटरेक्ट करेगी या नहीं करेगी, इसको कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं देगी, ठीक है। तो फार्माजीनोमिक्स यही एक स्टडी है जो एक ऐसी थेरेपी डिजाइन करती है जिसके अंदर हमारे पास जीनोम का पूरा नॉलेज होता है और हमने ये जानना होता है कि जो साल्ट दिया जा रहा है इसके अंदर वो इसके साथ इंटरेक्ट तो नहीं करेगा। तो ये ऐसी साइंस जो है वो फार्माकोजिनोमिक्स कहलाती है। तो हमने कहा टेलरिंग एज पर नीड ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल का जीनोम है, उसकी जो शरीर है, उसकी जो नीड है, उसके हिसाब से हमने उसको ये तैयार करके दिया। देन कमिंग टू द की रिसर्च एरियाज इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। अगर मुख्य एरिया आप देखो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के वो क्या है? पहला देखो ऊपर अपन ने बात किया ह्यूमन जीनोम जीन थेरेपी, फिर आपका माइक्रोबियल जीन मॉडिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। माइक्रोब है, माइक्रोब किसी प्रोसेस के अंदर हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक दो जीन ऐसे थे जो गड़बड़ कर रहे थे, हमने निकाल दिया उनको, तो हमने उसको मॉडिफाई करके उन माइक्रोब्स को यूज कर लिया। देन इंट्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल, क्लोन अभी आपने क्लोनिंग पढ़ा, ठीक है, तो मोनोक्लोनल मतलब एक जैसा ही, ऐसे आपने एंटीबॉडी तैयार कर दी है जो सब एक जैसे हैं, ठीक है, और एक ही टाइप के एंटीजन के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं। तो अभी जैसे कोरोना के अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी नाम सुनने को आए होंगे आपको ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के, जैसे बैमला, नी वी मैब, MAB मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा बैमला मिनियब प्लस इट्रिसेवीमैब, ETESEVIMAB। उसके बाद आपने सुना होगा इसका नाम टोसिलीजुमैब, जो बहुत महंगा इंजेक्शन मार्केट के अंदर मिल रहा था, 50-50 हज़ार से लेके लोगों ने 2-2 लाख रुपए इस इंजेक्शन के लिए दिए, ठीक है। ये क्या थे? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एक प्रकार के स्पेसिफिक एंटीजन है, वो सारे के सारे लड़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है। ये डायग्नोसिस में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस में यूज किए जाते हैं। जो एंटीजन अंदर शरीर के अंदर गया है वो इस स्पेसिफिक इस बॉडी से रिएक्ट करेगा तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है इस प्रकार का ट्रीटमेंट इनको देना है। फिर आपने प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंटरफेरोन्स, ठीक है, ह्यूमन इंटरफेरोन्स तैयार किए गए। अब इंटरफेरोन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है रिलीज्ड बाय एनिमल सेल्स यूजुअली इन दिस रेस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ वायरस। जब वायरस एंटर कर जाता है शरीर के अंदर, उसके रेस्पॉन्स में बॉडी इंटरफेरोन्स जो है रिलीज करती है, ठीक है। अब इंटरफेरोन्स कब बनेंगे, क्या बनेंगे? जब पता लग जाए कि पर्टिकुलर वायरस ने अटैक किया, तो इंटरफेरोन्स रेडीमेड रखो, उसको इंजेक्ट करो और पेशेंट विल गेट द रिलीफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स एज ए बायोरिएक्टर। पहले तो देखो बायोरिएक्टर, बायो आप समझिए, रिएक्टर आप जानते हो कि कोई रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट आ रहा है, और बायोरिएक्टर यही रिएक्शन एक लिविंग चीज में चल रहा है तो वो बायोरिएक्टर हो गया। और ट्रांसजेनिक एनिमल, एक एनिमल था, ठीक है, दैट एनिमल वाज एबल टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट, ठीक है, और लेकिन
उसका जो जीनोम था, उस जीनोम, ओरिजिनल जीनोम के अंदर जो है एक पर्टिकुलर जीन था जिसका होना ना होना, होना जो है हमारे लिए घाटे का सौदा था, न होना हमारे लिए फायदे का। तो हमने उसके वो जीन को निकाल दिया, इसीलिए उसको कहा गया ट्रांसजेनिक। ठीक है भी, जो उस स्पीसी का जीन नहीं है उसके अंदर आप बाहर से लाके कोई दूसरा जीन डाल रहे हो, ठीक है, तो वो ट्रांसजेनिक कहलाएगा। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन लगभग 80s के अंदर जो है ह्यूमोलिन के नाम से बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो रजिस्टर हो गया था। तो देखिए इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी इज प्लेइंग ए ग्रेट रोल। देन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू दिस फार्मास्यूटिकल साइंसेस अगर हम बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द field of drug discovery, human diseases diagnosis and therapies, and in if we study its applications you will find lot many applications। ठीक है, तो we can have a look on the application। तो डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, ठीक है, अभी अभी आप देख रहे हो कोरोना काल के अंदर भारत ने 2 इंजेक्शन तो जो है वैक्सीन तैयार कर ली, 4 लगभग पूरा होने वाली हैं। तो ये क्या है, ये वैक्सीन हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बनाती है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ए मॉडर्न वैक्सीन कंप्राइजेज ऑफ या तो किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल टॉक्सिन और नॉन वायरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नॉन वायरुलेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो बीमारी नहीं फैला सकता। वायरुलेंस क्या होती है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बीमारी फैलाने की क्षमता, डिजीज करने की क्षमता। और नॉन वायरुलेंट मतलब आपने वो वायरुलेंस वाला जीन निकाल लिया है। और प्योर माइक्रोबियल कंपोनेंट्स। तो ये सारी चीजें जो है आजकल के वैक्सीन के अंदर अपने को देखने को मिल रही हैं। देन एंटीजन सब्सटेंसेस encourage the immune system to yield antibodies, terminates virus or bacteria whose antigen resemble to antibodies। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये उसको एनकरेज करते हैं एंटीजेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ताकि वो एंटीबॉडीज यील्ड कर सकें और ये ख़त्म कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं वायरसेस या बैक्टीरिया को जिनके एंटीजन रिजेंबल कर जाते हैं या आइडेंटिफाई हो जाते हैं एंटीबॉडीज द्वारा। देन वैक्सीन्स कंटेनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट आर रिकॉम्बिनेंट एंटीजन्स। ठीक है, जो कैनॉट बियर मतलब माइनर रिस्क। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट एंटीजन ऐसा वैक्सीन तैयार किया जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एंटीजन है जो कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ये स्पेसिफिक एंटीजन ही दिया जाएगा, उसके रेस्पॉन्स में जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडी वुड बी जनरेटेड। फिर पर्सनलाइज्ड वैक्सीन, जैसे आपने फार्माको जीनोमिक देखा था कि ड्रग टेलरिंग होती है, तो ये उसकी एडवांस फॉर्म है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है पर्सनलाइज्ड वैक्सीन तैयार की जा सकती है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैंसर सेल्स ऑफ ईच पेशेंट टू कंबाइन क्योर और स्टॉप द रिकरेंस इन सम टाइप ऑफ कैंसर आर फेवरेबल। ठीक है, जैसे कैंसर में क्या होता है, कैंसर में देखिए हमारी सेल डिवीजन हमेशा चलता रहता है और सेल्स जो है डेथ भी होती रहती है और बॉडी से मिलियन सेल्स हैं जो हम श्रेड करते रहते हैं जब उनकी एज पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एक नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर ठीक है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, लेकिन कैंसर में क्या होता है ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है। जो बॉडी का चेक है इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लिमिट तक सेल डिवीजन करना, ठीक है, वो फिर नहीं हो पाता उस पर चेक। और ये जो सेल्स हैं आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इमोर्टल हो जाती हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, अब ये बढ़ती जा रही हैं, ये ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो एजिंग फैक्टर था सेल्स का उसका इसके ऊपर कोई बैन नहीं रहा, इसके कारण जो मल्टीप्लिकेशन सेल्स का जो है होता रहता है। देन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैंसर सेल्स, जैसे आपने देखा
वो कैंसर सेल्स के लिए तैयार की जाएगी। अब सबके अंदर हजारों प्रकार के कैंसर हैं, तो सबका इंडिविजुअल जीनोम बेस्ड अगर हम स्टडी करते हैं तो पर्टिकुलर पर्सन के लिए तैयार करने के लिए उसी की कैंसर सेल लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल जैसे लिया है, यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, ए डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन इन्होंने जो है दिस इंटरलूकिन 2, ठीक है, जो है पास किया था, कैन रिड्यूस पेशेंट इन ट्यूमर्स विद अपने नियोप्लास्टिक मेलोनोमा। ठीक है, ये जो है यूएस एफडीए ने इसको पास भी कर रखा था। तो दिस institute released this vaccine, this personalized vaccine. Then coming to the next, over 35 million, मतलब लगभग 35 करोड़ के करीब पीपल इन द वर्ल्ड आर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी वायरस, जो लीवर को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस ये बीमारी जो होती है, की फैक्टर्स है उसके अंदर सिरोसिस ऑफ लीवर का सिरोसिस हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, और उसमें लीवर फूल भी जाता है। आपने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था ना, फैटी लीवर जिसको बोलते हैं, और लीवर कैंसर भी हो जाता है। नाउ यूज ऑफ वैक्सीन इन इकोनॉमिक, use of vaccine is economic as compared to the interferon treatment of hepatitis B। देखो इंटरफेरॉन, अब आप जानेंगे कि इंटरफेरॉन है, जब वायरस एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में ये काम करता है, या तो बॉडी पैदा करे या बाहर से किया जाए। लेकिन जो वैक्सीन है, क्योंकि ये मेमोरी रख लेती है, इसलिए वैक्सीन देना ज़्यादा लाभदायक है बजाय इंटरफेरॉन के। ठीक है, in case of hepatitis B, then effective available hepatitis B vaccine is prepared with plasma byproducts obtained from the persons suffering from chronic this hepatitis B virus infections। Now coming to the next point, आपका आ गया जैसे कोविड-19। आपने भी एग्जाम्पल जो है अपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उसके अंदर कोविड का जिक्र करना है, सो दैट यू शुड लगे कि आप एक अपडेटेड फार्मासिस्ट हो। द कोविड-19 वैक्सीन प्रोड्यूस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स टू द SARS-CoV-2 वायरस। ठीक है, जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, जो ठीक है, आपने सार्स का 2012 के अंदर और 2002 के अंदर भी जिक्र सुना होगा। नाउ डेवलपिंग इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन मीन्स देयर इज ए रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस इलनेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी डेवलप करते हो, ठीक है, तो कम रिस्क होती है इलनेस की, और उसके जो दुष्परिणाम आने हैं उनके चांसेस भी कम हो जाते हैं। दिस इम्यूनिटी हेल्प्स you fight the virus of this virus if exposed। अगर आप उस वायरस आपके अंदर इन्फेक्ट कर जाता है तो आपकी इम्यूनिटी हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि वो उसको रिकॉग्नाइज करेगी और एंटीबॉडी पैदा करेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ एप्लीकेशन, जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, जीन टेस्टिंग, इसमें आपने देखा होगा कई बार पेरेंट्स के अंदर बच्चे को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो कई बार वो तलाक तक बात पहुंच जाती है, तो कोर्ट फिर जजमेंट मांगता है बायोटेक्नोलॉजी का थ्रू दिस जेनेटिक रिपोर्टिंग। नाउ जेनेटिक टेस्टिंग कैन आंसर क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स एंसेस्ट्री, मतलब उसके पूर्वज कौन है उसके बारे में जानने के लिए ये पक्का काम हो जाता है दिस जीन टेस्टिंग के। फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है, जब यूटेरस में एम्ब्रियो होता है, उसकी चारों तरफ जो फ्लूइड होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर एक टेस्ट किया जाता है, उसको कैरियोटाइपिंग टेस्टिंग बोलते हैं। वो क्या है, उसके अंदर सम टोटल ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उसका मैपिंग, सारी चीज, जब पहला ट्राइमेस्टर होता है आपके इसका प्रेगनेंसी का, उसके अंदर कैरियोटाइपिंग टेस्ट करके सारे के सारे क्रोमोसोम्स के बारे में एडवांस में जानकारी ले ली जाती है। ठीक है, कि बच्चा जो है वो स्वस्थ होगा, ठीक है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होगा। तो ये टेस्टिंग जो है
इंडिया में हो रही है, लगभग 1995 के बाद ये शुरू हो गया था। सो कैरियोटाइपिंग टेस्ट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज हेल्पफुल इन नोइंग क्रोमोसोम्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम जीन थेरेपी पर आ जाते हैं अब हम, कि हाउ जीन थेरेपी इज इम्पोर्टेंट टू ट्रीट पेशेंट्स एट जेनेटिक लेवल। बायोकेमिस्ट्री इज रेगुलेटेड बाय द जीन्स, हम जानते हैं, ठीक है, भी एक जीन है और वो एक प्रिकर्सर को एक प्रोडक्ट के अंदर बदल रहा है। नो डिस्टर्बेंस इज इन एनी जीन इज प्रोपेगेटेड बाय बायोकेमिकल इंडिकेशंस। अगर कोई जेनेटिक रेगुलेशन में डिस्टर्बेंस होगी तो इसका मतलब वो जीन जो रेगुलेट कर रहा था वो अब बताएगा, किस प्रकार से बताएगा, वो कोई इंडिकेशन होगा हमारे लिए। अगर हम उसकी बायोकेमिस्ट्री को एनालाइज करेंगे, हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाए, एक पर्टिकुलर जो है प्रिकर्सर इकट्ठा हो गया, वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो हमें बायोकेमिस्ट्री को एनालाइज करके इस तरीके से पता चल जाता है। नाउ जीन थेरेपी कैन क्योर प्रिवेंट मैनी डिजीजेस। जेनेटिक डिजीजेस जैसे आपके हाइपर दिस कोलिएस्ट्रेमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ये आराम से जो है इनको ट्रीट किया जा सकता है। देन न्यूमरस जीन थेरेपी मेथड्स हैं हमारे पास जिनके माध्यम से हम थेरेपी डिजाइन कर सकते हैं, मतलब इलाज डिजाइन कर सकते हैं। आल्टरिंग जीन रेगुलेशन, ठीक है, देखिए एक बंदे के अंदर कोई जीन इफेक्ट आ गया, ठीक है, उस जीन की वजह से जो वो बायोकेमिस्ट्री को रेगुलेट कर रहा है उस हिस्से में पर्टिकुलर सेल के, तो वो एक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है क्योंकि वो जीन डिफेक्टिव है वो, ठीक है, तो हम उसको अल्टर कर देंगे, बदल देंगे जैसा होना चाहिए। नॉर्मल जीन हमें पता है भी कैसा होना चाहिए, तो उसको अगर हम बदल सकते हैं निकाल कर, तो उसका बदलने के बाद क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, इस अल्ट्रेशन के बाद जो काम रुक रहा था या जो प्रोडक्ट नहीं बन रहा था वो बनने लग जाएगा, एंड ह्यूमन जो बिहेवियर है वो भी नॉर्मल आएगा क्योंकि बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल हो जाएगी तो फिजियोलॉजी भी नॉर्मल हो जाएगी। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूअर ऑफ दिस फंक्शंस, ठीक है, अगर पर्टिकुलर जीन डालकर अगर कोई फंक्शन मिसिंग है तो उसको हम जो है उसके अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर दिस मॉडिफिकेशन ऑन म्यूटेंट जीन सीक्वेंसेस। म्यूटेंट जीन क्या होता है, जब किसी स्टिमुलाई के कारण, किसी फैक्टर के कारण जीन के अंदर कोई चीज एक्स्ट्रा बेस लग जाए, इंसर्शन हो जाए या कोई डिलीशन हो जाए तो वो म्यूटेंट हो गया, जीन के अंदर चेंज आ गया। लेकिन चेंज जीन क्या है, जो ओरिजिनल जीन है उसकी जगह तो ले लेता है लेकिन उस वाला काम, उसके वाला रेगुलेशन नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो कोड है वो तो यही रिलीज कर सकता है। तो ऐसे में जीन म्यूटेटेड जीन्स को मॉडिफाई करके हम जो है एक पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं। देन एडिंग दिस एडिंग ऑफ रेगुलर जीन्स टू सब्सटीट्यूट द फंक्शंस ऑफ म्यूटेंट जीन्स। अब हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर जीन्स को ऐड किया जा सकता है और जो सब्सटीट्यूट जो फंक्शन है नहीं हो पा रहा, तो अगर हेल्दी जीन आएगा तो दैट विल बी एबल टू इंड्यूस दैट। नेक्स्ट एप्लीकेशन बायोसेंसर्स की, ठीक है, बायोसेंसर क्या है, ये देखिए बायोसेंसर इंक्लूड्स बायोलॉजिकल डिटेक्शन बाय एन एंटीबॉडी, ठीक है, या एंजाइम या डीएनए या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कनेक्टेड टू ए फिजिकल ट्रांसड्यूसर, और एक ट्रांसड्यूसर के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे फिजिकल ट्रांसड्यूसर क्या आ गया आपके पास, दिस फाइबर ऑप्टिक डिवाइस हो गई, या कोई इलेक्ट्रोड हो गया, या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हो गया, या ऑप्टिकल बायोसेंसर हो गए, या पीजो सेंसर हो गए, एंड FTZ आपका फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। These are employed for monitoring the bio process, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए तो आप कह देते हो जी इसको तो शुगर हो गया है या हाइपर ग्लाइसेमिया हो गया है इसको,
ठीक है, किस आधार पर कहते हो? क्योंकि आपको जो एनालिसिस किया है आपने, आपको क्वांटिफाई करके ग्लूकोज की मात्रा पर 100 ml यानी कि पर डेसीलीटर कितनी है वो आपके पास आ गई, उसकी आपके पास नॉर्मल रेंज है। अप गया उससे तो इट इज शोइंग हाइपर, और कम रह गया तो वो हाइपो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बताते तो हमें जो ट्रांसड्यूसर ही बताते हैं ना ये चीज़ें। तो इस प्रकार से जो बायो सेंसर है वो हम एंटीबॉडी या कोई एंजाइम या डीएनए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से एक फिजिकल ट्रांसड्यूसर के कनेक्ट करके हम डिजिटली ये चीज़ें जान सकते हैं। देन जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है ये ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। ठीक है, नाउ सी द बायोसेंसर्स। नीचे आपको एक ये लिस्ट दी है बहुत से। ठीक है, लेफ्ट साइड में दिया आपको बायो एलिमेंट और राइट साइड में आपको दिया सेंसर एलिमेंट। जैसे एंजाइम हो गया, ये एक बायो एलिमेंट है, एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द बायो एलिमेंट्स। और सेंसर एलिमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, कहीं इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से, कहीं कंडक्टेंस की सहायता से, कहीं इम्पीडेंस की, कहीं पोटेंशियल की सहायता से, कहीं टेम्परेचर घटने बढ़ने की सहायता से, या इंटेंसिटी एंड फेज ऑफ ईएम रेडिएशन मास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मास। ठीक है, ये सारे के सारे जो ऊपर आपको दिखाएं दी जाता एलिमेंट्स ऑफ द बायोसेंसर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, तो अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है अभी बहुत ही भयंकर आपने देखा है, इसके अंदर कोरोना काल के अंदर 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए के इंजेक्शन बिके हैं। ठीक है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब बनाना, ठीक है, डिजाइन करना, बाय इन विट्रो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप याद रखिए, अगर कोई पूछे व्हाट इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, आपका आंसर होना चाहिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल फील्ड। ये इसका बहुत ही महत्व है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट्स। इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट्स जो इम्यून रिएक्शन से एसोसिएटेड बीमारियां हैं, मतलब जिनसे वो इंड्यूस हो जाता है, तो इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट के रूप में ये बड़ा काम देती हैं। थेराप्यूटिक यूज, ठीक है, और प्रोफाइलेक्टिक आपके एक्सप्लॉइटेशन। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है? प्रोफाइलेक्सिस, ये मतलब इसको आप एडवांस डोजिंग तो नहीं कह सकते। जैसे प्रोफाइलेक्सिस मीन्स टू यूज द ड्रग्स इन द एडवांस। ठीक है, दिस इज नोन एज द prophylaxis, or you can say it is the preventive treatment. Then monoclonal antibodies are the products of hybridoma cells that result monoclonal antibodies are the products of hybridoma cells that result from the biotechnological fusion of bone marrow, ट्यूमर और ट्यूमर सेल एंड बीटा लिम्फोसाइट। अब देखिए, यहाँ बात को आप समझिए, आपने 2 सेल्स ले ली, एक के अंदर बोन मैरो सेल है, ठीक है, बोन मैरो ट्यूमर सेल है, उसकी क्या खासियत है? वो अनलिमिटेड मल्टीप्लाई होगी जब आप लैब के अंदर इस सेल को लोगे। दूसरा, लिम्फोसाइट ले लिया आपने, बी लिम्फोसाइट, दोनों को आपने फ्यूज कर दिया। ठीक है, अब देखिए, लिम्फोसाइट का काम है जो एनगल्फमेंट का, ठीक है, किल करने का, एंटीजेंस जो आते हैं उनको, और जो आपका ट्यूमर सेल है उसका काम है मल्टीप्लाई होने का। तो आपको एक स्पेसिफिक सेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का मिल जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपने ध्यान रखना, यही हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसके अंदर आपके जो ट्यूमर सेल है उसका बेनिफिट लिया जाता है। कौन सा बेनिफिट? मल्टीप्लाई होने का बेनिफिट। ठीक है, और बीटा लिम्फोसाइट दोनों का फ्यूज कर दिया, यू विल गेट द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज।
अब करंटली 26 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर गोइंग थ्रू क्लिनिकल टेस्टिंग, ठीक है, अलग अलग फेज पर चल रही है एज एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है। तो दिस वर्क इज गोइंग ऑन दिस। द FDA हैज परमिटेड द मोनोक्लोनल एंड FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ड्रग म्यूरोमोनैब CD3 for the treatment of immune system rejection of transplanted kidneys, livers and heart. It confines immune response and chances of functioning of transplant are increase, ठीक है। अब देखिए इनको यूज करके अगर कोई लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, तो इसको यूज किया जाएगा क्योंकि एक रिजेक्शन होती है कि आपने एक ऑर्गन दूसरी बॉडी से लाके, ठीक है, और दूसरी बॉडी में रख दिया, तो वहाँ हिस्टोकम्पैटिबिलिटी होनी आवश्यक है, तो वहाँ इनका रोल होता है। रिसेंटली FDA अप्रूव्ड द इम्यूनोसप्रेसेंट डेक्लिजुमैब जीनोपैक्स के नाम से, ये आपकी मार्केट के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आ गई है, इम्यूनोसप्रेसेंट है ये डेक्लिजुमैब। ये जब हाइपर इम्यून हो जाते हैं लोग तो उसमें ये काम देती है। देन डेवलपमेंट ऑफ अ हाइब्रिड एंटी आपके बायोटिक्स, सो दिस इज नोवेल कंसेप्ट है जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है। ड्यू टू वेरियस प्रॉब्लम्स प्रेजेंट सेट ऑफ जो एंटीबायोटिक्स है मार्केट इज अनसेफ एंड अनप्रॉफिटेबल। देखिए क्या है आजकल एंटीबायोटिक्स, आज ये 10 साल पहले ये ले लिया, 10 साल बाद दूसरा ले लिया, उसको रेजिस्टेंस पैदा हो गया, फिर उससे स्ट्रॉन्गर ले लिया, तो हमारे शरीर जो है इससे खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हाइब्रिड एंटीबायोटिक्स है उनकी तरफ जो रिसर्च जा रही है ताकि कम मात्रा के अंदर देकर और इनसे जो है रेजिस्टेंस से बचा जा सके। नाउ देयर आर मैनी नोवेल अप्रोचेस for antibiotic research. Present day, around 70% of antibiotics are fabricated from natural microbial organism. ठीक है, hybrid antibiotics that do not occur in nature have been obtained by combining structural genes of antibiotic producers. These are नेक्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स, ये आने वाले जनरेशन की जो एंटीबायोटिक्स हैं, और इनको इन एंटीबायोटिक्स को जो है स्ट्रक्चरल जीन्स के स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन के माध्यम से जो है प्रोड्यूस किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी बहुत एप्लीकेशन है बट यू हैव टू स्टॉप समवेयर। जैसे एंजाइम्स हैं, प्रेजेंट डे एंजाइम्स प्ले एक्टिव रोल इन आवर लाइफ। तो अगर हम प्रोडक्शन मेथड्स के अंदर देखें ना तो 4% जो मेथड्स हैं लेदर इंडस्ट्री के, 10% हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, 40% आपके फूड टेक्नोलॉजी के मेथड्स, 38% डिटर्जेंट जो इंडस्ट्री है उसके मेथड्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं इतने, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ दिस वेरियस प्रोडक्ट्स इन लेदर इंडस्ट्री, इन फूड इंडस्ट्री, इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, ठीक है। So now you can see these enzymes are playing a important role. So with this I conclude the applications. So next lecture जो होगा that we will discuss our topic will be next topic as per syllabus. Will be this enzyme biotechnology. There we will discuss how enzymes play an important role. ये जो एप्लीकेशन है ना, जो जितने भी अपन ने अभी पढ़े हैं, ये एक ब्रीफ में हमने जानकारी ली है, आगे सारे के सारे ये फुल चैप्टर हैं, तो डिटेल्स अपने हैं वहाँ और इनमें आप ऐड करते जाएंगे। सो दिस इज all about today's lecture. That was a brief introduction to biotechnology with reference to pharmaceutical sciences. I hope you understood and you enjoyed it. Thank you very much. All the best.